हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जंबल वर्ड या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, जो आपके स्कूल के पेपर्स और गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स में भी आते हैं, और वो भी ट्रिक के साथ, जिससे आप जंबल वर्ड्स के क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारे सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है सीक्वेंस अरेंजमेंट और दूसरा होता है मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंजमेंट। आज की वीडियो में हम करेंगे सीक्वेंस अरेंजमेंट, जो कि हमारे स्कूल्स के पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, यही आता है स्कूल के पेपर्स में। तो सीक्वेंस अरेंजमेंट को दोस्तों वर्ड फ्रेज अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है? ऐसे प्रश्नों में एक ही वाक्य को विभिन्न भागों में तोड़कर उसके वास्तविक क्रम को अव्यवस्थित कर दिया जाता है और फिर उसके सही क्रम को पहचानने के लिए कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों में नीचे दिए गए फैक्टर्स जो होते हैं हमारे मुद्दे होते हैं। दोस्तों देखते हैं इनको आसानी से करने के तरीके क्या होंगे। सीक्वेंस अरेंजमेंट को दिए हुए प्रश्न में एक वाक्य है, इसमें निश्चित ही एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो होगा। इसलिए अगर कोई भाग वर्ब से शुरू है तो पहले इसका सब्जेक्ट खोज कर रखें। मतलब कि अगर जो सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी हमें आंसर टिक करने में। तो दोस्तों पहले समझते हैं सब्जेक्ट होता क्या है हमारा। सब्जेक्ट वो होता है हु डज वर्क इन अ सेंटेंस, मतलब कि जो सेंटेंस में काम कर रहा है वो हमारा होगा सब्जेक्ट। ये दोस्तों आई वी यू दे ही शी इट से स्टार्ट होता है। ऐसे दोस्तों जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है दोस्तों? वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी में क्या बोलें दोस्तों? वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के होने या करने को व्यक्त करे, उसे वर्ब कहते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिल्ली इज अ क्राउडेड सिटी। दिल्ली इज अ क्राउडेड सिटी। दिल्ली कैसी सिटी है? क्राउडेड। तो उसमें हमारी दोस्तों क्राउडेड जो होगा वो हमारा वर्ब। तो दोस्तों वर्ब को पहचानने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत ही आसान 3 ट्रिक है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी वर्ब को आसानी से ढूंढने के लिए। दोस्तों हमारी पहली ट्रिक है वो है इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में लिख लो या अपने मन में बना लो। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन स्पीक्स द ट्रूथ। अब इसको दोस्तों आप इसकी हिंदी अपने मन में बना लो या लिख लो। अब जो हिंदी के बनाओगे, जो उसमें लास्ट में आएगा हिंदी में, वो हमारा वर्ब होगा। जैसे इसमें जो स्पीक्स, रोहन स्पीक्स द ट्रूथ है, इसकी हिंदी है रोहन सच बोलता है। दोस्तों इस हिंदी में क्या आ रहा है लास्ट में? बोलता है, मतलब स्पीक्स। इसमें हमारी स्पीक क्या होगी? वर्ब होगी। अब चलते हैं हमारी ट्रिक 2 पे। अगर हम सेंटेंस में क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, को क्या हुआ लगा दें, जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा दोस्तों वर्ब। देखते हैं दोस्तों। रोहन स्पीक्स द ट्रुथ, अगर मैं इसमें लगा दूं रोहन क्या करता है, ये वाला पहले वाला, तो हमें क्या मिलेगा? सच बोलता है। तो हमारी क्या होगी दोस्तों? वर्ब होगी। जैसे हमने ट्रिक फर्स्ट में कहा था, सच बोलता है, स्पीक्स हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। हम ट्रिक 2 से भी पता लगा सकते हैं। तीनों से ट्रिक से सेम वर्ब आएगी दोस्तों। और जो ट्रिक थर्ड है ये सबसे आसान है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आता है, ये आप सभी को पता ही है। अगर हमें सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे इसमें रोहन था हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों? स्पीक्स, तो हमारी ये वर्ब होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु हेल्प्स टू कंप्लीट द वर्क, मतलब किसने काम को या वर्क को खत्म करने में मदद की। ये दोस्तों एंड होता है मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट पे ये खत्म होता है। दोस्तों देखते हैं अपने जंबल वर्ड्स को, सीक्वेंस एलिमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। दोस्तों जो इसमें पहला है हमारा एग्जांपल है, ये जो दोस्तों हमारा फर्स्ट होता है और ये 6 होता है, ये हमारी सेंटेंस की पहली और आखिरी लाइन होती है जो बिल्कुल सही होती है। हमें ये जो बीच में होते हैं पी क्यू आर एस, इनको सही में अरेंज करना होता है, सही सीक्वेंस में। तो दोस्तों पढ़ते हैं हमारा पहला क्या लिखा हुआ? द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। दोस्तों आपको यहाँ पे नाम मिल ही गया है, विलियम शेक्सपियर, जबकि ये सेंटेंस में बंदा काम कर रहा है। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया सब्जेक्ट मिल गया अपना। हमारा एक काम तो हो गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके दोस्तों इसका हमें क्या ढूंढनी है? वर्ब ढूंढनी है। तो दोस्तों अगर हम पी को देखें, इसमें क्या है दोस्तों? हैव प्रोवाइडेड। जो हमारी प्रोवाइडेड है दोस्तों वो है वर्ब। तो सब्जेक्ट का हमें वर्ब भी मिल गई है जो कि है पी। अगर हम इसमें देखें ऑप्शंस में, पी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही सेंटेंस है, वो है सी। तो दोस्तों हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
हमारा एक ही स्टार्ट हो रहा है पी से जो है सी, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, ये हमारी फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन क्या है, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों इसमें हमें अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है, तो हम देखते हैं हर सीक्वेंस को। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें क्यू को, वुमेन कंटिन्यू टू बी, दोस्तों आपको पता ही होगा जो बी के बाद होता है, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दोस्तों हमें ये मिल गया है, क्यू तो हमारा पहला होने वाला है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने। तो दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन पी में नेग्लेक्टेड है जो, वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और किसी में भी नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ एक नेग्लेक्टेड है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दोस्तों इसमें टू बी मतलब कि क्यू के बाद पी तो आएगा पक्का। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो क्यू से स्टार्ट होने वाले सिर्फ दो ही हैं, इसका मतलब ये दो तो पहले से ही कट गए। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ऑप्शन बी और सी, और दोनों में स्टार्टिंग में क्यू और पी है। मतलब जब पी के बाद हमें देखना है कौन सा सेंटर, कौन सी लाइन इसके आगे अच्छी लग रही है। दोस्तों देखो नेग्लेक्टेड, हम पहले ऑप्शन बी सी को देख लेते दोस्तों, ऑप्शन सी को देखते दोस्तों, नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार, इसके बाद क्या दोस्तों आर है, हम अगर जो पी के बाद आर लगाएं, नेग्लेक्टेड एंड द देयर आर फार हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ। दोस्तों ये कुछ लाइन ही नहीं बन रही है, इसके बाद तो पी के बाद ये लाइन बन ही नहीं रही है। हम देखते हैं दोस्तों, ये इसका मतलब कि ये भी हमारा नहीं हो सकता। हम देखते हैं ऑप्शन बी को, क्यू पी हमें मिल गया है। अब पी के बाद दोस्तों ऐसे वाली लाइन रख के देखते हैं, नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार फ्यूअर वुमेन देन मैन, ये कुछ कुछ मिल रही है और ये लग भी रही है, इसके बाद ये आएगी। दोस्तों कुछ आगे देखना ही नहीं है, इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। फर्स्ट लाइन है दोस्तों हमारी, समटाइम्स यू कैन फिगर आउट, और हमारी लास्ट लाइन क्या है दोस्तों, इवन दो यू मे नेवर हैव सीन द वर्ड बिफोर। और दोस्तों अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो फर्स्ट लाइन को, हमारी फर्स्ट लाइन में हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट किस चीज़ से स्टार्ट होती है, आई वी यू दे ही शी इट, और यहाँ पे दोस्तों हमें मिल गया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट मिल गया तो इसके आगे डेफिनेटली वर्ब तो होगी होगी, क्योंकि कैन फिगर आउट हमारी वर्ब हो गई। अब हमें क्या ढूंढना दोस्तों, ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट, नाउन ढूंढनी, हालांकि ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन या मी अस यू देम से जो खत्म होता है। दोस्तों अगर आप देखिए ऑप्शन एस को, अनफैमिलियर, एन अनफैमिलियर वर्ड फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट, तो यही सही बैटरी है, इसके बाद यही ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों इसका, समटाइम्स यू कैन फिगर आउट एन अनफैमिलियर वर्ड फ्रॉम द इट्स टेक्स्ट। अगर हम ऑप्शन में देखें सिर्फ एस से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है बी। इसका मतलब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया अपना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, एस आर क्यू पी। तो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अलावा एक ऐसा फैक्टर है जो इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें दूसरा तरीका सीखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो है भागों को जोड़ना, मतलब कनेक्टर्स। कनेक्टर जैसे एंड हो गया, एंड एक कनेक्टर है, यह है कि एक भाग को अंत में आया हुआ शब्द और इसके बाद आने वाले भाग के पहले शब्द के बीच ग्रामेटिकल कनेक्शन होगा। हम अगर किसी भी दो भागों को आपस में जोड़ लेते हैं, और यहाँ वही भाग जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जिनके बीच हमें कनेक्टर साफ दिख रहा हो, और अगर हम ऑप्शन देखें तो हम उसे आसानी से अपना उत्तर पता लगा सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन दूसरा तरीका है हमारा कनेक्टर्स को पहचान के पता लगाना हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आप नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, टाइम ले जाएगा। तो हम कनेक्टर की मदद से भी आसानी से आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कनेक्टर की वजह से हम कर सकते हैं। जो हमारा है दोस्तों फर्स्ट फोर्थ है जो एग्जाम्पल हमारा, दूसरा इसमें देखेंगे जो हमारा कार्ल सगन, ये हमारा नाम है एक बंदे का, और ये फर्स्ट तो हमें सेम रहेगा, ये लाइन तो आएगी आएगी, और लास्ट में कौन सी लाइन आएगी, ये सिक्स वाली, एंड दैट द ओनली सोल्यूशन वाली लाइन आएगी। अब हमें इन चारों को अरेंज करना है। दोस्तों अगर आप क्यू में देखें, सेज दैट वी डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, मतलब कि हम क्या नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों आपके हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए,
अगर आप ऑप्शन पी को देखें, द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, हम मुसीबत की तीव्रता को नहीं समझ पाते हैं, तो क्यू और पी में एक रिलेशन बन गया। इसका मतलब क्यू के बाद सीधा पी आएगा, इन दोनों में रिलेशन है। अगर हम ऑप्शन में देखें, क्यू के बाद पी अगर किसी में है, तो देखें दोस्तों हमें सिर्फ मिलता है ऑप्शन डी, जिसमें क्यू के बाद पी है। और आप देखेंगे दोस्तों किसी में भी नहीं है क्यू के बाद पी, सीधा सिर्फ ऑप्शन डी में है जिसके बाद क्यू के बाद सीधा पी आ रहा है। तो इससे दोस्तों हमारा आंसर हम पता चल गया डी होगा। आप इसको पूरा अरेंज करके जब सेंटेंस को बनाएंगे तो आप भी देखेंगे आपको सेंटेंस एकदम ठीक बना है। दोस्तों इसके अलावा एक और तरीका है, बल्कि एक और सीक्वेंस बन रहा है इसके अंदर। अगर आप 6th वाले में देखें, एंड जो कि हमारा कनेक्टर है, ये वाला हम दूसरे सीक्वेंस से ट्राई करेंगे आंसर लाने का, और आंसर डी ही आएगा। हम देखते हैं उसको एंड कनेक्टर से। दोस्तों देखो जो एंड है, एंड के बाद क्या है, दैट द ओनली सोल्यूशन। अब आप दोस्तों ऊपर के ऑप्शंस में देखो, किसी में और में भी आ रहा है दैट द। अगर आप दोस्तों देखें ऑप्शन आर में, दोस्तों इसमें भी दैट द आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में कुछ रिलेशन है। दैट द नेक्स्ट जनरेशन में बी बैडली अफेक्टेड एंड दैट द ओनली सोल्यूशन इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो मतलब कि हमें ये पता चली गया 6 से पहले आर आएगा, मतलब कि आर लास्ट में आएगा। और अब अगर आप ऑप्शन में देखें, जो हमारा आर है वो सिर्फ ऑप्शन डी में ही है, जो कि लास्ट में आ रहा है। तो हम इस सीक्वेंस से भी कर सकते थे, दो सीक्वेंस बन रहे थे इस क्वेश्चन में, तो आंसर तो सेम ही आएगा डी। अब देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं कनेक्टर्स को लेके। फर्स्ट वाला सेम रहेगा, 6 वाला सेम रहेगा, एक्चुअली फॉर हिम फॉर द फ्रीइंग ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आप देखो ऑप्शन क्यू को, द डेवलपमेंट। आपके हिसाब से इसके आने वाली आगे लाइन द डेवलपमेंट के बाद जस्ट बाद कौन सी लाइन आ सकती है? द डेवलपमेंट वॉज मोर इम्पोर्टेंट नहीं, द डेवलपमेंट इनटू अ फ्री मैन नहीं। दोस्तों सबसे अच्छी लाइन दोस्तों क्या लग रही है? द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, क्योंकि इसके बाद हमें सबसे अच्छी लाइन ये लगी, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि हमने एक अपने मन में बना लिया कि क्यू के बाद एस आना चाहिए, ये हमने सोच लिया। हम थोड़ा ऑप्शन में देखेंगे कि किसी में क्यू के बाद एस आ रहा है। अगर हम देखें दोस्तों ये वाले ऑप्शन तो कट ही गए दोनों। और अगर हम देखें दोस्तों ए और सी, इनमें दोनों में क्यू के बाद एस आ रहा है, पहले बस ए में लास्ट में आ रहा है और सी में ए में पहले आ रहा है और सी में लास्ट में आ रहा है। अब देखेंगे दोस्तों हम सी ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन में क्योंकि क्यू एस पहले आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले पी आएगा। अगर हम देखें तो हम पी को देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली फॉर हिम के बाद हम पी रख के देखेंगे, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा। एक्चुअली फॉर हिम वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन, कुछ बना ही नहीं, मतलब और चलो आगे मान लेते हैं, वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन इनटू अ फ्री मैन, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, द फ्रीइंग ऑफ इंडिया। कुछ तो सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। अगर आप पूरा बना के देखोगे, अगर हम पहले के बाद पी लगाते हैं, सबसे पहला पी लगाते हैं, तो कुछ बन ही नहीं रहा है। और अगर आप अब क्यू लगा के देखो, एक्चुअली फॉर हिम द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, अब इसका क्या लाएंगे दोस्तों, आर इनटू अ फ्री मैन वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्रीइंग ऑफ इंडिया। अगर आप इस बना के देखो तो बिल्कुल एकदम करेक्ट सीक्वेंस हमारा बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब कि हमारा सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा लास्ट एग्जांपल देखते हैं, द सेकंड मोटिव नेम्ड। ये हमारी पर्सन होगी जो हमें लिखनी है, और हमारी लास्ट होगी इन द ह्यूमन नेचर। अब हमें दोस्तों इसमें देखना है द सेकंड मोटिव नेम। अब दोस्तों देखो आप 6th में हमारा जो इन है वो एक कनेक्टर के रूप में काम कर रहा है, इन। अब दोस्तों देखो इनसे पहले एक कौन सा लाइन होगी जो इनसे पहले आनी चाहिए, एक एक करके रख के देखते दोस्तों। द एमिंग एट इन द ह्यूमन नेचर, कुछ बन ही नहीं रहा है। ऐसे देख लो, एम्बिशन और इन मिलर टर्म इन द ह्यूमन नेचर, नहीं बन रहा। अब दोस्तों ऐसे देखो आप ऑप्शन क्यू को, लाइज फर्मली फिक्स्ड इन द ह्यूमन नेचर, इनमें हमें पता चला कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। फिक्स्ड इन द नेचर, ये हमें सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो हमें ये तो पता चलिएगा कि क्यू लास्ट में आएगा, क्योंकि लाइज फर्मली फिक्स्ड इन द नेचर। तो दोस्तों अगर हम देखें
क्यू सिर्फ दो ही में है जो लास्ट में आ रहा है, बी और डी। इसका मतलब ए और सी तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते, हम इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, हम क्यू और डी और डी में लास्ट में क्यू आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, हम देखना भी आर और एस में हमें देखना है कि कौन सा पहले आएगा। तो पहले लाइन पढ़ते हैं जो हमारी सेम आने वाली है, ये तो हमें लिखनी है, द सेकंड मोटिव नेम्ड। दोस्तों इसके बाद अगर हम एस लगाते हैं, द सेकंड मोटिव नेम्ड, दोस्तों देखो आप देखेंगे जो मोटिव है वो हमारा सिंगुलर है, जो हमारा मोटिव है वो हमारा सिंगुलर है, जो हमारा सिंगुलर है। तो दोस्तों अगर इसके बाद इसके जो अगला आना चाहिए वो भी सिंगुलर ही आना चाहिए। तो देखो द सेकंड मोटिव नेम्ड, अगर हम इसके बाद एस लगाते हैं, सिंगुलर नेम्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड कंसिडरेशन, ये तो हमारे दो आ गए और हमें तो इसके बाद सिंगुलर ही चाहिए। तो हम हमारा डी ऑप्शन भी हमें लग रहा है कि ये नहीं हो सकता। हम चेक करते हैं बी को, द सेकंड मोटिव नेम्ड बी, आर सॉरी आर, हम देखते हैं आर, इसके बाद आर लाएंगे, द सेकंड मोटिव नेम्ड एम्बिशन और इन अ बिल्डर टर्म, मतलब कि एम्बिशन ये भी हमारा एक सिंगुलर ही है। तो दोस्तों इससे हमें साफ पता चल रहा है हमारा डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो सिंगुलर की है और उसके बाद एस जो है वो है प्लूरल, क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं, रिकॉग्निशन एंड कंसिडरेशन। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक यही सलाह दूंगा कि अगर आप भागों का सीक्वेंस बिठाकर ऑप्शन की सहायता से हल कर रहे हैं तो उन्हीं भागों को टारगेट करें जिनमें आपको जो कनेक्टर हैं वो साफ दिख रहे हैं। यही सलाह दूंगा जिन आप क्वेश्चन में आपको अगर आप सीक्वेंस के देख के अपना ऑप्शन चुन रहे हैं तो आप उन्हीं को टारगेट करें, उन सीक्वेंस को टारगेट करें जिनमें आपको कनेक्टर साफ साफ दिख रहे हैं, वरना आप दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों जितना ऊपर पढ़ा है उसी के हिसाब से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और जो इसका सही आंसर देगा मैं उसका जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पिन करूँगा। आपको इसमें से बताना है मुझे कि जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सीक्वेंस सही बैठेगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके लिए है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो कि हमने फर्स्ट अभी हमने एक ही पार्ट डिस्कस करा है, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा सेकंड वीडियो में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।